everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. So today we are going to discuss doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse is a very important judicial innovation in the field of constitutional law. But before we roll into this lesson, let's read the Article 13 of our Constitution. Article 13 of our Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. Clause 1. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. Clause 2 says, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void. सो आर्टिकल 13 को रीड करने से हमें चार चीज़ें पता चली. द फर्स्ट इज़ लॉज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं. सेकेंड इज़ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को आने के बाद बने. तो जब संविधान लागू हुआ 1950 को, जो लॉज 1950 से पहले के हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, और जो लॉज 1950 के बाद बने वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं. सो आर्टिकल 13 क्लॉज टॉक्स अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ओके, अब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक गिफ्ट दिया. एंड व्हाट वाज दैट गिफ्ट? दैट गिफ्ट वाज फंडामेंटल राइट्स. तो ये तीसरी चीज़ जो हमने इस आर्टिकल में नोटिस की वो है फंडामेंटल राइट्स. कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा. चौथी बात जो हमने इस आर्टिकल में नोटिस की वो थी दैट लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड. नाउ व्हाट इज़ दिस टर्म वॉइड मीन्स? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फंडामेंटल राइट्स के विरोधी हैं, फंडामेंटल राइट्स से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकन्सिस्टेंसी वॉइड होंगे. यानी कि जिस मात्रा तक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स से कन्फ्लिक्ट करता है उस मात्रा तक ही प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड हो जाएगा. अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 तो ये क्लियरली कहता है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो. लेकिन जब 1955 में भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया. तो अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है. एक्लिप्स मीन्स ग्रहण लग जाना, और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का क्या मतलब हुआ? जहां फंडामेंटल राइट्स की वजह से किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ग्रहण लग जाए, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का असर कम हो जाए. तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होने की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है. तो कोर्ट ने भिकाजी नारायण केस के थ्रू ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट थे उनको वॉइड डिक्लेयर होने से बचा लिया, और कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्टिंग हो उसे हम वॉइड नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम एक डोरमेंट स्टेट में डाल देंगे, ताकि वो लॉज जहाँ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं है वहाँ अप्लाई हो सके, या फिर लेजिस्लेचर चाहे तो उन लॉज में अमेंडमेंट करके उनको फिर से एक्टिवेट कर सके, उन्हें फिर से ज़िंदा कर सके. तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको इसे समझा देती हूँ. सपोज़ ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये पावरफुल है, ये सुप्रीम है, इसके पास ज़्यादा पावर है, और ये आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. अब दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट होगा, दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट होंगे, तो कौन पहले फेंट होगा? दोनों में लड़ाई होगी तो पहले कौन फेंट होगा? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फेंट हो जाएगा, ये डॉर्मेंट हो जाएगा. डॉर्मेंट होने के बाद कोर्ट कहेगा लेजिस्लेचर से, मदर लेजिस्लेचर से,
कि आप इसे लेके जाओ और इसे एनर्जी ड्रिंक दो। लेजिस्लेचर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एनर्जी ड्रिंक देगा और उसे अमेंड करेगा ताकि वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाए, और इसके बाद ये फिर से अलाइव हो जाएगा। होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स वो तरीका है जिससे कोर्ट एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट कर देता है। वो लॉ जो है डेड नहीं होता, वो फिर भी रहता है, लेकिन लेजिस्लेचर को ये मौका देता है कि आप अपने लॉ में सुधार कर लो, उसे फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट कर लो, तो ही ये लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन इन भिकाजी नारायण's केस। तो भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1948 में एक लॉ बनाया, बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947। इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। अब इससे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का जो बिजनेस है वो बंद हो गया। लेकिन इसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया इन बिटवीन, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)G में एक फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है विच इज़ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड। तो आर्टिकल 19(1)G के अकॉर्डिंग हर किसी को ट्रेड और बिजनेस करने की फ्रीडम है। तो यहाँ पर बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है ना। तो बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और फंडामेंटल राइट्स से भी कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग तो कोर्ट को ये प्रोविज़न वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 को कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, यानी कि बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट रहेगा लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ही ज़्यादा सुपीरियर हैं किसी भी लॉ से। लेकिन इसके बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट को फिर से अलाइव एंड एक्टिवेट कर दिया, और इस तरह हमारा ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 जो कि एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जिसे कोर्ट ने डॉर्मेंट कर दिया था, वो फिर से एनफोर्स हो गया। तो यहाँ तक बात हो गई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेस इन योर माइंड इज, डज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज? क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई किया जा सकता है? तो इसके लिए 1959 में एक केस हुआ, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी कि वो शुरू से ही वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है दैट स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी ही नहीं, अगर बनाएगी तो वो शुरू से ही वॉइड होगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को गवर्नमेंट अमेंडमेंट के थ्रू भी रिवाइव नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। लेकिन इसके ठीक 15 साल बाद एक और केस हुआ 1974 में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को ओवर रूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगा। और कोर्ट ने रीज़न क्या दिया अपने इस डिसीजन का? कोर्ट सेड कि जिस तरह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नॉन सिटीजन्स के लिए ऑपरेटिव है, वैलिड रहता है, उसी तरह पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होते हुए भी ऑपरेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी लीनियंसी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन को ये एक चांस दिया है कि अगर लेजिस्लेशन का बनाया कोई लॉ
फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसे अमेंड करके फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट बना सके। और इस केस में अंबिका मिल्स एक कंपनी है और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के पर्पज़ से अगर हम देखें तो एक कंपनी सिटीज़न नहीं कहलाती। तो जब कंपनी के पास फंडामेंटल राइट है ही नहीं तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कैसे अप्लाई किया जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स तभी अप्लाई होगा जब कोई लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो। सो इन दिस केस बॉम्बे वेलफेयर एक्ट वॉज वैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों में वर्ड वॉइड का मीनिंग सेम है। And the term void in Article 13 Clause 2 means void against persons, not void against a company. And finally, Supreme Court held that doctrine of eclipse applies to both pre and post constitutional laws. Now the crux of today's lesson is that doctrine of eclipse is based on Article 13 Clause 1, and by applying the doctrine of eclipse, court gives a chance to legislature to revive a dormant law which is inconsistent to fundamental rights. And then we discussed that doctrine of eclipse is first applied in Bikaji Narayan's case only in the context of pre-constitutional laws. But after Ambika Mills case in 1974, doctrine of eclipse is applicable to both pre and post constitutional laws. So if you have any doubts, you can comment below. Please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.